नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत है किराड़ू क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ, कुशल, मंगल होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। हम बात कर रहे थे अनुसूची की। हमने छह अनुसूची की बात की। आज हम बात करेंगे सातवीं अनुसूची की। हमारे संविधान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। उन 12 में से मूल रूप से कितनी थी? पहले 8 थी। बाकी 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची संविधान संशोधनों के माध्यम से बाद में जोड़ी गई। तो हम आगे बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। तो हमने अनुसूची के लिए एक ट्रिक पढ़ी थी, SSORSC, जनसभा से बदला पंचनगर। ये हमने एक ट्रिक पढ़ी थी किसके लिए? अनुसूची याद करने के लिए। SSORSC, जनसभा से बदला पंचनगर। तो हमने 6 अनुसूचियों की बात की। एस का मतलब हमने पढ़ा था क्या? स्टेट की। पहली अनुसूची में किसकी बात की गई है? राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की बात की है। दूसरी अनुसूची का हमने मतलब पढ़ा था सैलरी, अर्थात इसमें वेतन की बात की गई है। हमने पढ़ा था कि संचित निधि पर भारित वेतन राज्य के और केंद्र सरकार के, वो दूसरी अनुसूची में है। फिर तीसरा हमने पढ़ा था ओ का मतलब ओथ, शपथ। ओ का मतलब ओथ यानी शपथ। इस अनुसूची में विभिन्न शपथों का प्रारूप दिया गया है, विभिन्न शपथों की बात की गई है। इसके बाद हमने पढ़ा था आर। आर का मतलब राज्यसभा। आर का मतलब क्या था? राज्यसभा। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा के सदस्यों में सीटों का बंटवारा है। इसके बाद हमने पांचवी अनुसूची एससी का मतलब पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के नियंत्रण से संबंधित प्रावधान। छठी अनुसूची में हमने ये पढ़े थे, सॉरी पांचवी अनुसूची में प्रावधान। पांचवी अनुसूची में हमने पढ़ा था जन से क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था आज से। पांचवी अनुसूची में हमने पढ़ा था कि अनुसूचित व जनजातीय जो क्षेत्र है उनके प्रावधान किसमें किए गए हैं? पांचवी अनुसूची शेड्यूल एरिया। इसका मतलब हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद छठी अनुसूची में हमने जन से बात की थी कि जनजातीय, चार जनजातीय क्षेत्र, चार जनजातीय क्षेत्र जिनको हमने पढ़ा था अमैत्री मी। अमैत्री मी अर्थात असम, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मणिपुर। अमैत्री मिजोरम। किसकी बात की थी? मिजोरम। तो हमने ये 6 अनुसूची की बात की थी। पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में केंद्र व राज्यों के नाम व सीमाओं के बारे में बताया गया है, अर्थात पहली अनुसूची में स्टेट व केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है। दूसरी अनुसूची में इसका मतलब सैलरी, वेतन की बात की गई है, अर्थात संचित निधि पर भारित वेतन बताया गया है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार की जो संचित निधि होती है उस पर भारित वेतन के बारे में दूसरी अनुसूची में बात की गई है। तीसरी अनुसूची में हमने पढ़ा शपथ। विभिन्न प्रकार की जो शपथ ली जाती है उनके बारे में हमने तीसरी अनुसूची में बात की। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के तहत शपथ लेता है और राज्यपाल अनुच्छेद 159 के तहत शपथ लेता है। इन तीनों की शपथ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 3 में, सॉरी अनुच्छेद नहीं, अनुसूची 3 में नहीं है। इसके बाद चौथी अनुसूची हमने पढ़ी राज्यसभा की। राज्य, केंद्र व राज्यों के लिए, अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों व राज्यों के लिए राज्यसभा में सदस्यों का बंटवारा या सीटों का बंटवारा। चौथी अनुसूची में क्या बटा है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची हमने बात की, ऐसी मतलब अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के नियंत्रण से संबंधित जो प्रावधान है वो पांचवी अनुसूची में है। छठी अनुसूची की हमने बात की कि चार राज्य जनजातीय क्षेत्र है,
संचार जनजातीय क्षेत्रों के नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किसमें किए गए हैं, छठी अनुसूची में किए गए हैं। और वो चार राज्यों की हमने बात की, सॉरी 6 नहीं 4 राज्यों की हमने बात की। मैत्रिमी, ऐसे असम, में से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा और मी से मिजोरम, इन 4 राज्यों की हमने कौन से अनुच्छेद में बात की, सॉरी अनुच्छेद अनुसूची छठी अनुसूची में हमने बात की। अब हम आगे बढ़ेंगे 7वीं अनुसूची। स से मतलब यहाँ पर क्या है, इस स से मतलब है शक्ति। क्या मतलब है, शक्ति, अर्थात शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में। और इस भा से मतलब क्या है, भाषा, भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। और स से किसका मतलब है, से संपत्ति, संपत्ति का उल्लेख 9वीं अनुसूची में है। बदला से है दल बदल, बदला से क्या है, दल बदल, इसका उल्लेख, दल बदल का उल्लेख 10वीं अनुसूची में है। पंच से पंचायत, इसका उल्लेख 11वीं अनुसूची में है। और नगर से नगरीय निकाय, इसका उल्लेख 12वीं अनुसूची में है। तो ये हो गया हमारा SSORSC, जनसभा से बदला पंचनगर। नेक्स्ट बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, इस 7वीं अनुसूची में हमें बताया गया है क्या है, इसमें केंद्र व राज्यों के मध्य, केंद्र व राज्यों के मध्य, इनको विषय भी बोल सकते हैं, विषयों या फिर शक्तियों का बंटवारा। इसमें क्या किया गया है, जो विषय हैं, संघ सूची के विषय हैं, राज्य सूची के विषय हैं और समवर्ती सूची के विषय हैं, वो 7वीं अनुसूची में बताए गए हैं। संघ सूची के वो विषय होते हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची में वो विषय होते हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में वे विषय शामिल होते हैं जिन पर केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार की भी कानून बना सकती है। लेकिन यदि समवर्ती सूची पर बनाए गए कानूनों और नियमों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के में क्या हो, विरोधाभास हो, अवरोध हो, तो केंद्र सरकार के कानून मान्य होते हैं, केंद्र सरकार के नियम मान्य होते हैं। कौन सी सूची पर, समवर्ती सूची पर। लेकिन राज्य राष्ट्रपति के माध्यम से कोई किसी चीज को लागू करवाना चाहे, मालूम दोनों के बीच मतभेद है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समवर्ती सूची के विषय को लेकर मतभेद है, तो राज्य अगर राष्ट्रपति के माध्यम से उसको लागू करवाता है, राष्ट्रपति उसको अनुमोदित कर देते हैं, तो राज्य वाला कानून भी मान्य हो जाता है, अन्यथा केंद्र सरकार वाला ही समवर्ती सूची पर कानून मान्य होता है। तो हम बात करते हैं सूची की। तो ये होगी सूची। इधर बात करेंगे वर्तमान में विषय, वर्तमान में विषय कितने शामिल है समवर्ती सूची में, संघ सूची में और राज्य सूची में। और इधर बात करेंगे आरंभ में विषय कितने थे, आरंभ में विषय। तो सबसे पहले बात करते हैं हम संघ सूची की, संघ सूची। इसके बाद बात करेंगे राज्य सूची की, इसके बाद बात करेंगे समवर्ती सूची की, समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में 98 विषय हैं, आरंभ में इसमें 97 विषय हैं। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, 98 विषय हैं, और आरंभ में इसमें 97 विषय थे। इसके बाद बात करते हैं राज्य सूची की। राज्य सूची में वर्तमान में 59 विषय हैं, 59 है, और प्रारंभ में इसमें 66 थे। इसके बाद बात करते हैं समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय शामिल है, आरंभ में इसमें 47 विषय शामिल थे। आपने पढ़ा होगा यहाँ पे 98 की जगह 100 पढ़ा होगा, यहाँ पे आपने 61 पढ़ा होगा और यहाँ पे 52 पढ़ा होगा। ये पहले थे। वर्तमान की बात करें तो अब क्या है, 98 संघ सूची में है, 59 राज्य सूची में शामिल है, और 52 विषय किसमें शामिल है, समवर्ती सूची में शामिल है। 52 विषय समवर्ती सूची में शामिल है। आरंभ में कितने थे, आरंभ में 97 विषय संघ सूची में थे, 66 विषय राज्य सूची में शामिल थे, और 47 विषय समवर्ती सूची में शामिल थे। वर्तमान की बात करें तो 98 विषय किसमें है, संघ सूची में शामिल है, राज्य सूची में 59 विषय शामिल है, और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है। जो हमने ये बात की 100, 61, 52 ये पहले थे। वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में कितने, 98, 59 और 52।
98, 59 और 52, 98 और 59, 52। तो हमारे संघ सूची में कितने हैं? 98, राज्य सूची में 59 और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। अब बात करते हैं कि कौन से विषय 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषय राज्य सूची से लेकर समवर्ती सूची को सौंप दिए गए हैं। तो वो विषय कौन से हैं, हम उनकी बात करते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची में शामिल 5 विषय, राज्य सूची में शामिल 5 विषयों को समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। किसमें जोड़ दिया गया? समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। वो 5 विषय कौन से थे, हम उनकी बात करेंगे। एक तो था वन, दूसरा था वन्य जीव, तीसरा था शिक्षा, चौथा था नापतोल की इकाइयां, और 5वां जो विषय था वो था न्यायिक प्रशासन, अर्थात न्यायिक प्रशासन। ये 5 विषय राज्य सूची से हटाकर किसमें जोड़ दिए गए? समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए। कब जोड़ दिए गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची में जो 5 विषय शामिल थे उनको हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। कौन? वन, वन्यजीव, नापतोल की इकाइयां, शिक्षा और न्यायिक प्रशासन। वन, वन्यजीव, शिक्षा, न्यायिक प्रशासन और नापतोल की इकाइयां, ये 5 विषय को कहां जोड़ दिया गया? राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। और समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसमें शामिल विषयों पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। अगर दोनों के कानूनों में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए हुए कानून मान्य होते हैं, लेकिन यदि राज्य सरकार द्वारा बनाए हुए कानून को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो राज्य सरकार के कानून भी मान्य हो जाते हैं। हम बात करते हैं आगे 8वीं अनुसूची को। 8वीं अनुसूची की किसकी बात करते हैं? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची क्या है, किससे संबंधित है? भाषा से। 8वीं अनुसूची हम बात करते हैं। 8वीं अनुसूची जो हमने पढ़ा भाषा, इसमें क्या है? संविधान में 8वीं अनुसूची में क्या है? संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं। 8वीं अनुसूची में संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं शामिल है। क्या शामिल है? संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं शामिल है। क्या शामिल है? संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं शामिल है। 8वीं अनुसूची में संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं शामिल है। मूल रूप से संविधान में कितनी भाषाएं शामिल थी? वर्तमान में 22 है, पहले 14 भाषाएं शामिल थी। संविधान में 22 भाषाएं हैं। मूल रूप से संविधान में 14 भाषाएं थी, किंतु बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से भाषाएं जोड़ी गई। भारतीय संविधान में
22 भाषाएं शामिल है। 8वीं अनुसूची में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। और भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं शामिल है? 22 भाषाएं शामिल है। लेकिन मूल रूप से कितनी थी संविधान में? 14 भाषाएं शामिल थी। बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से भाषाओं को जोड़ा गया। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी भारत की भाषाएं हैं जो किसमें शामिल है? भारतीय संविधान में शामिल है। तो पहली भाषा की हम बात करें, एक है असमिया, असम की भाषा असमिया। एक है बांग्ला की बांग्ला। एक है गुजरात की गुजराती। एक है हम सबकी हिंदी। इसके बाद एक है कन्नड़। इसके बाद बात करें कश्मीरी। इसके बाद आगे बात करें वो है मलयालम। इसके बाद आगे बात करें वो है मराठी। इसके बाद आगे बात करें वो है उड़िया। इसके बाद है तमिल। एक है तेलुगु। एक है उर्दू। एक है पंजाबी और एक है संस्कृत। ये 14 भाषाएं हमारे मूल संविधान में थी। इसके बाद जो 22 भाषाएं बनी वह संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई। इसके बाद हम बात करते हैं 15वीं भाषा। 15वीं क्या बनी? सिंधी। कौन सी शामिल की गई? सिंधी। ये शामिल की गई। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत शामिल किया गया। जो सिंधी थी वो कब की गई? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में सिंधी भाषा को सम्मिलित किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं आगे 16 और 17 18 की। तो इसके लिए हमने कौन कौन सी शामिल की गई? एक तो इसके लिए हम पढ़ सकते हैं कॉमन अर्थात कोंकणी, मणिपुरी। और 18 की हम बात करें वो शामिल की गई नेपाली। तो इसके लिए आप हमेशा याद रख सकते हो, क्या याद रख सकते हो? इसके लिए आप एक शब्द याद रख सकते हो, कॉमन। क्या? कॉमन। को से कोंकणी, म से मणिपुरी, न से नेपाली। कॉमन। 16, 17, 18 15वीं सिंधी जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। इसके बाद 16, 17, 18 कॉमन, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये कब जोड़ी गई? ये जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 1992 में 71वां संविधान संशोधन किया गया। उसके साथ कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को संविधान में जोड़ा गया। 15वीं कब जोड़ी गई? 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा संविधान में सिंधी भाषा जोड़ी गई। इसके बाद 16, 17, 18 कॉमन, कोंकणी, म से मणिपुरी, न से नेपाली। कॉमन भाषा कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 16, 17, 18वीं जो भाषा थी इसको 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में संविधान में शामिल किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं आगे वाली भाषा की। 19, 20, 21 और 22। 19, 20, 21, 22। इसके लिए आप याद रख सकते हो क्या? सबसे पहले बात करें तो बोडो। इसके बाद डोगरी। इसके बाद हम पढ़ सकते हैं मैथिली। और इसके बाद जो 22 भाषा है लास्ट वह है संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसके लिए आप याद रख सकते हो BDMS। बी से बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली, एस से क्या हो गया? संथाली। BDMS। आप क्या याद रख सकते हो?
BDMS, क्या याद रख सकते हो? BDMS, BDMS के माध्यम से इन भाषाओं को याद कर सकते हैं। BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। ये कब जोड़ी गई? ये जोड़ी गई, ये कब जोड़ी गई? ये जोड़ी गई हमारे संविधान में 91वें संविधान संशोधन, सॉरी 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब जोड़ी गई है? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ था ये? 1992 में, सॉरी 2003 में, सॉरी 1992 के हुआ था। 2003 में क्या किया गया इसको? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में शामिल किया गया, शामिल किया गया। किसको? 18 भाषा की हमने बात की, 19वीं भाषा की हमने बात की। MBDS भी पढ़ सकते हैं या BDMS। B से बोडो, D से डोगरी, M से मैथिली और S से संताली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, ये 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। किसकी? 9वीं अनुसूची की। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची ये क्या है? इसमें क्या बताया गया है? यह अनुसूची क्या गई है? संपत्ति से संबंधित है। यह अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत संविधान में जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची को संविधान के तहत किसको जोड़ा गया? पहले संविधान संशोधन के तहत 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस 9वीं अनुसूची में यह बताया गया है, इस 9वीं अनुसूची में यह बताया गया है कि अगर किसी कानून को, किसी अधिनियम को 9वीं अनुसूची में रखा जाता है तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। इस अधिनियम में, इस अनुसूची में रखे गए अधिनियम को न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण प्रदान किया गया है और ये हमें जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, भूमि सुधारों को लागू करने के लिए 9वीं अनुसूची को लागू किया गया था। लेकिन 24 अप्रैल 1973 में एक वाद आता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। उस वाद में क्या किया गया? उस वाद में बताया गया कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? संविधान का मूल ढांचा है, तो इसका क्या किया जा सकता है? इस अनुसूची में रखी हुई चीजों का। अब वर्तमान में क्या होता है? 2007 के बाद ये एक वाद आया था, कोयलो वाद, तमिलनाडु बनाम राज्य। इस वाद में कहा गया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में जो नियम रखे जाते हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो हम बात करते हैं आगे। इसमें शामिल, किसमें? 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियम, अधिनियम को न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण प्रदान किया गया है। इसमें सम्मिलित अधिनियमों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं
किया जा सकता। इस अनुसूची को किसको, नवी अनुसूची को संपत्ति अधिग्रहण जमींदारी प्रथा को समाप्त करने तथा भूमि सुधारों को लागू करने के लिए अपनाया गया था या बनाया गया था। जो इस नवी अनुसूची में शामिल है, हम उनका क्या नहीं कर सकते, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकते, लेकिन वर्तमान में हम उनका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं। इस नवी अनुसूची को संविधान में क्यों शामिल किया गया कि भूमि अधिग्रहण, संपत्ति अधिग्रहण, भूमि सुधारों को लागू करने और जमींदारी जो व्यवस्था थी उसको समाप्त करने के लिए इस नवी अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। किसके माध्यम से, संविधान के माध्यम से शामिल किया गया था। इस अनुसूची में पहले कितने अनुच्छेद थे, 13 अधिनियम थे, लेकिन वर्तमान में 284 अधिनियम शामिल है। इस अनुसूची में इस अनुसूची में इस अनुसूची में मूल रूप से 13 अधिनियम थे। कितने अधिनियम थे, 13 अधिनियम थे। वर्तमान में इसमें 284 अधिनियम शामिल हैं। वर्तमान में इसमें कितने अधिनियम शामिल है, 284। इस नवी अनुसूची में मूल रूप से कितने अधिनियम थे, 13 अधिनियम थे। और वर्तमान की बात करें तो अब इनकी संख्या कितनी हो गई है, 284 संख्या हो गई है। तो इस अनुसूची में मूल रूप से 13 अधिनियम थे, शामिल थे, लेकिन अब हम वर्तमान की बात करें तो उसमें 284 अधिनियम शामिल हो गए हैं। अब इसकी बात करते हैं कि 2007 में RI कोयलो बनाम तमिलनाडु राज्य विवाद होता है। उस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय देता है कि 24 अप्रैल 1973 और 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी अधिनियम इस अनुसूची में शामिल किए जाएंगे उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो इस आधार पर क्या है, वर्तमान में हम इस अनुसूची में जितने भी अधिनियम बनाए जाते हैं, जिनको शामिल किया जाता है, उनका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं। तो आप नोट डाल के लिखो, कोयलो बनाम तमिलनाडुवाद 2007 में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नवी अनुसूची में शामिल अधिनियमों का न्यायिक पुनरावलोकन
किया जा सकता है। 2007 में कोयलो बनाम तमिलनाडु राज्य विवाद होता है संपत्ति को लेकर और संपत्ति का नवी अनुसूची में डाल दिया गया था। इसमें बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद, और इसमें कौन सा वाद होता है 1973 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद होता है। और उस वाद में क्या किया गया था, उस वाद में यह बताया गया था कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है वह संविधान का बुनियादी ढांचा है, और बुनियादी ढांचे का क्या हो सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन। और उसमें क्या माना गया कि जो बुनियादी ढांचा क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का बुनियादी ढांचा है। और इसी आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का बुनियादी ढांचा होने के कारण उसका क्या किया जा सकता है, इस सूची में शामिल अधिनियमों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो 2007 में कोयलो बनाम तमिलनाडु वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नवी अनुसूची में शामिल अधिनियमों का क्या कर सकते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, अर्थात उनकी समीक्षा की जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। किसकी, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, और 10वीं अनुसूची में हमारे हैं दल बदल। 10वीं अनुसूची में हमारे पास क्या है, दल बदल संबंधी प्रावधान या कानून, संबंधी कानून किसमें है, 10वीं अनुसूची में। बदला से क्या था, दल बदल। इस अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में हमें यह बताया गया है कि अगर कोई भी सदस्य क्या कर सकता है, दल बदल करता है, तो वह क्या होता है, सदन की सदस्यता उसकी भंग हो सकती है। ऐसे कुछ नियम बताए गए हैं। यह कब जोड़ी गई, यह 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ी गई। तो हम लिखेंगे यह अनुसूची, यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन कब हुआ था, ये 1985 के माध्यम से या द्वारा से संविधान में जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची में बताया गया है कि क्या है, दल बदल संबंधी प्रावधान या दल बदल संबंधी कानून है। और ये 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में भारतीय संविधान में शामिल की गई। और इसमें भी 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कुछ संशोधन किए गए हैं कि दल बदल क्या होगा और क्या नहीं होगा। इसमें बताया गया है कि अगर किसी दल के 2/3 सदस्य, किसी दल के 2/3 सदस्य अगर एक साथ दल बदल करते हैं तो वह दल बदल आसानी से कर सकते हैं, वह दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यह पहले 1/3 था, लेकिन 2003 में इसको क्या कर दिया, 2/3 2/3 कर दिया कि किसी भी दल के 2/3 सदस्य एक साथ दल बदल कर सकते हैं, वो मान्य होगा। इसमें यह कहा गया कि निर्दलीय उम्मीदवार है, निर्दलीय विधायक एमएलए जो भी है, जो जीता हुआ है, वह किसी भी दल में शामिल नहीं हो सकता। और इसमें यह भी बताया गया कि मनोनीत सदस्य क्या कर सकता है, 6 माह के भीतर किसी भी दल में शामिल हो सकता है। तो हम आगे लिखेंगे 91वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2003 के तहत इसमें निम्न प्रावधान किए गए हैं। अब वो क्या किए गए हैं, तो पहला तो ये है, पहला प्रावधान हम बात करेंगे, क्या करेंगे, पहले प्रावधान की बात करेंगे। पहले प्रावधान की बात करते हैं तो पहला प्रावधान ये किया गया है इसमें कि किसी दल के 2/3 2/3 सदस्यों द्वारा, किसी दल के 2/3 सदस्य द्वारा दल बदला जाता
है तो वह मान्य होगा। अर्थात किसी दल के 2/3 सदस्यों द्वारा दल का बदलना इस अनुसूची का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अर्थात इसका मतलब है कि अगर किसी दल के 2/3 सदस्य एक साथ क्या करते हैं, दल बदल करते हैं, तो वो आसानी से उस दल में शामिल हो सकते हैं। उसको दल बदल कानून का क्या नहीं माना जाएगा, अपमान नहीं माना जाएगा, अर्थात उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। दूसरी इसमें बताया गया, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है, दूसरा इसमें बताया गया है, इसमें किसी सदन के सदस्य, इसमें किसी सदन के सदस्य की निरहरताओं, इसमें किसी सदन के सदस्य या व्यक्तियों की निरहरताओं का उल्लेख किया गया है। किसकी, कि दल बदल के लिए क्या नियम है, क्या नहीं है। 10वीं अनुसूची में बताया गया है कि क्या बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि किसी सदन का, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा, चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद की, इसमें उनकी योग्यताएं क्या होती है उसके बारे में इसमें बताया गया है कि उसमें किस आधार पर उनको अयोग्य घोषित किया जा सकता है, किस आधार पर उनको दल बदल कानून का उल्लंघन माना जा सकता है। तीसरा इसमें बताया गया है, तीसरा इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि निर्दलीय सदस्य, निर्दलीय सदस्य किसी भी दल में शामिल नहीं हो सकता। चौथा इसमें बताया गया है कि निर्दलीय सदस्य क्या है, वो किसी भी दल में शामिल नहीं हो सकता। चौथा बताया गया है इसमें कि मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य 6 माह के भीतर, कि जो नॉमिनेट सदस्य होता है वह 6 माह के भीतर किसी भी दल में शामिल हो सकता है। कि मनोनीत सदस्य होता है, जो नॉमिनेट सदस्य है, वो किसी भी दल में शामिल हो सकता है। एक इसमें ये बताया गया है कि किसी सदस्य द्वारा, किसी सदस्य द्वारा, किसी सदस्य द्वारा विहिप, विहिप होती है किसी दल द्वारा बनाए गए नीति व नियम को क्या कहा जाता है, विहिप कहा जाता है। किसी सदस्य द्वारा विहिप का उल्लंघन किया जाता है, विहिप का उल्लंघन किया जाता है, किया जाता है तथा 15 दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर दल द्वारा उसे क्षमा नहीं किया जाता है तो वह दल बदल कानून का उल्लंघन
उल्लंघन माना जाता है, अर्थात उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाती है, उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाती है। यदि कोई सदस्य अपने दल द्वारा निर्धारित नीति और नियम, जिसको व्हिप बोलते हैं, उसका उल्लंघन करता है और उस दल के द्वारा 15 दिन के भीतर उसको समान नहीं किया जाता है, तो वह व्यक्ति दल बदल कानून का क्या माना जाता है, अपराधी माना जाता है, अर्थात वो क्या माना जाता है, उसका उल्लंघन करता है, तो उसकी सदस्यता क्या हो जाती है, दल से समाप्त हो जाती है। तो हमने इसमें बात की कि जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल कानून से संबंधित है। तो इसमें हमें यह याद रखना है कि अगर कोई सदस्य 2/3 से ज्यादा दल बदल करते हैं तो वो मान्य होता है, इसके अलावा मान्य नहीं है। जो 2/3 हमने पढ़ा, ये पहले क्या था, 1/3 था, तो 1/3 आसानी से क्या कर सकते थे, दल बदल कर सकते थे और वो मान्य हो जाता था। लेकिन इसको बढ़ाकर 2003 में 91वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 2/3 कर दिया गया। और जो मनोनीत सदस्य है वह 6 माह के भीतर किसी भी दल की सदस्यता ले सकता है, लेकिन जो निर्दलीय सदस्य होता है वह किसी भी दल में शामिल नहीं हो सकता। और अगर कोई व्हिप का उल्लंघन करता है और उसे अपना दल द्वारा माफ नहीं किया जाता है, क्षमा नहीं किया जाता है, तो वह भी इस कानून का उल्लंघन माना जाता है, उसकी भी सदस्यता समाप्त हो जाती है। अब हम बात करेंगे 11वीं अनुसूची की। किसकी बात करेंगे, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची 11वीं अनुसूची हमारी किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। हमने पढ़ा था ना, SSORSC, जनसभा से बदला पंचनगर, तो पंचायत, पंच से पंचायत, न से नगर निगम। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची कब जोड़ी गई, यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन, यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई, या इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में जोड़ा गया। और यह कब पारित हुआ था, यह अधिनियम 1993 में पारित हुआ था, यह अधिनियम 1993 में पारित हुआ। कब हुआ था, ये याद रखना, 1993 में पारित हुआ था। इसमें पंचायतों से संबंधित विषयों व उत्तरदायित्वों को शामिल किया गया है। और इस 11वीं अनुसूची में क्या है, इस 11वीं अनुसूची में जो हमारा पंचायती राज है उससे संबंधित विषय, उसके विषय कौन से हैं, उसका क्या उत्तरदायित्व है, और पंचायती राज से जितनी भी हमारे विषय हैं उसके उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो 11वीं अनुसूची में शामिल की गई है। इस अनुसूची में पंचायत के 29 विषयों को शामिल किया गया है। कितने विषय शामिल किए गए हैं, जो 11वीं अनुसूची जोड़ी है, जो किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। इस पंचायती राज से संबंधित 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़े हैं, लेकिन ध्यान रखना, राजस्थान में 29 विषय शामिल नहीं है, राजस्थान में 22 विषय पंचायती राज में शामिल है। कि 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई और 1993 में अधिनियम पारित हुआ था। इसमें पंचायतों से संबंधित विषयों और उत्तरदायित्वों को शामिल किया गया है। इस अनुसूची में पंचायत के कितने विषय शामिल है, इस अनुसूची में पंचायत के 29 विषय शामिल है। कितने विषय शामिल है, 29 विषय शामिल है। लेकिन
लेकिन लेकिन राजस्थान में, इसमें सॉरी ऐसे लिखो, राजस्थान में नोट डाल के लिखो ताकि आसानी से याद रहे। नोट, राजस्थान में पंचायत में 22 विषयों को सम्मिलित किया गया है। अर्थात पंचायती राज में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। पंचायती राज में जो 11वीं अनुसूची में, उसमें पंचायत के 29 विषयों को शामिल किया गया है। लेकिन राजस्थान की बात करें तो अपने राज्य की बात करें राजस्थान की, इसमें 29 विषय शामिल न होकर कितने विषय शामिल है? मात्र 22 विषय शामिल है। तो हमें याद रखना है कि राजस्थान के संदर्भ में एग्जाम में पूछा जाए, यदि पूछा जाए कि राजस्थान में पंचायती राज में कितने विषय शामिल किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा 22 विषय। लेकिन ये पूछा जाए 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज में या पंचायत से संबंधित विषयों में कितने विषय शामिल किए गए हैं, तो 29 आएगा। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में पूछे तब कितना आंसर आएगा? 22। और 11वीं अनुसूची और ऑल इंडिया के हिसाब से पूछे तो 29 विषय आंसर होगा, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में 22 आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारी अगली अनुसूची आती है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची, ये 12वीं अनुसूची क्या है? ये नगरीय निकाय से संबंधित है। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगरीय निकाय से संबंधित है। यह अनुसूची कब जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। 74वें संविधान संशोधन 74वें संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था? 1992 में। 1992 के द्वारा जोड़ी गई। और ये भी कब पारित हुआ था? 1993 में पारित। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 का था, लेकिन 1993 में पारित हुआ था। इस अनुसूची में, अर्थात 12वीं अनुसूची में नगरीय निकाय के 18 विषय को शामिल किया गया है। कितने विषयों को शामिल किया गया है? 18 विषयों को शामिल किया गया है। और इसमें नगरीय निकाय से संबंधित विषयों व उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है। जो 12वीं अनुसूची है वो नगरीय निकायों से संबंधित है। ये 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें नगरीय निकाय से संबंधित जो विषय हैं और उत्तरदायित्व है उसका उल्लेख किया गया है। और इस नगरीय निकाय से संबंधित 12वीं अनुसूची में 18 विषयों को शामिल किया गया है, जबकि पंचायती राज में 29 विषय शामिल है। जबकि राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो पंचायती राज में 22 विषय शामिल है। तो हमने आज बात की अनुसूचियों की। यह हमारा अनुसूचियों का जो टॉपिक था, जो अध्याय था, वह पूरा हुआ है। हम लास्ट में एक बार शॉर्ट में और उसको बात कर लेते हैं। SSORSC जनसभा से बदला पंचनगर, ये हमारी ट्रिक थी जिसके माध्यम से हमने क्या किए? 12 अनुसूचियों को हमने आसानी से याद किए। एस का मतलब स्टेट, एस का मतलब सैलरी, ओ का मतलब ओथ शपथ, आर का मतलब राज्यसभा से सीटों का बंटवारा, एस का मतलब शेड्यूल एरिया अर्थात अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र,
जन का मतलब जनजातीय क्षेत्र 4 कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। स से मतलब शक्ति, विषयों का बंटवारा। बा से मतलब भाषा। से संपत्ति अधिग्रहण। बदला से दल बदल कानून। पन से पंचायत और नगर से नगरीय निकाय। इस प्रकार हम इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से 12 अनुसूचियों को आसानी से याद कर सकते हैं। धन्यवाद।